तमाम दोस्तों से भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। जनाब शाह जी के भी इम्तहान का टाइम आ गया और शाह जी को अब इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जनाब वो कौन सी आइन की शिक थी, वो कौन सा ऐसा नुक्ता था जो आइन के अंदर मौजूद था और आइन साजों को उसका इल्म नहीं था कि जनाब एक ऐसा मामला जो कि माजी के अंदर तकमील पजीर हो चुका हो, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट हो चुकी हो, उसको किस तरीके से घड़ी की सुइयां पीछे कर कर बहाल किया जा सकता है। और इस हवाले से मखसूस नशिस्तों का केस खुद जनाब शाह जी के लिए एक बहुत बड़ा एक सवाल बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसले के ऊपर उस हद तक तो अमल कर दिया है जिस हद तक अमल हो सकता था। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में अपनी अफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जाहिर की थी और आखिर तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी उन्होंने जाहिर की थी, अगरचे वो अपने इंतखाबी अमल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी टिकट जमा नहीं करा सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई एक ऐसा कायद नहीं था, कोई एक ऐसी लीडरशिप नहीं थी जो उनके लिए इंतखाबी टिकट्स को साइन कर सकती। लिहाजा जो रिटर्निंग ऑफिसर था उन्होंने उसको आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कायम रहे और उन 39 लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ का रुकने असेंबली डिक्लेयर भी कर दिया है और उनका नाम भी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। लेकिन वो 41 लोग जो कागजात नामजदगी के मरहले से लेकर आखिरी दिन तक आज़ाद हैसियत में थे, जिनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी भी तरह का एफिलिएशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया गया था और वो असेंबली के कानून और आईन पाकिस्तान के तहत अपनी मुद्दत, यानी वो इंतखाब के बाद जो 3 दिन की मुद्दत है उसके अंदर वो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का उन्होंने अब शमूलियत इख्तियार करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी तश्कील दी थी, वो किस तरीके से अब जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और उसके लिए यकीनी तौर पर जनाब शाह जी को और शाह जी के साथ दीगर लोगों को आइन के अंदर एक ऐसा पैबंद लगाना पड़ेगा, एक ऐसा टोटा जोड़ना पड़ेगा, जो कहते नहीं मखमल में टाट का पैबंद, इसी तरीके से जनाब शाह जी को आइन के मखमल के अंदर अपने ज़हन का उस टाट को पैबंद करना पड़ेगा, उस टाट को जोड़ना पड़ेगा जो इस लिंक को बनाए, क्योंकि उनके पास जनाब वो तोड़ा है और हथौड़े की उनके पास एक ताकत है, क्योंकि दस्तूर पाकिस्तान ने इसी हथौड़े को ये ताकत दी है कि जनाब उनकी तरफ से की जाने वाली तशरीह काबिल कबूल होगी। और तशरीह ने चूँकि काबिल कबूल होना है, लिहाजा वो ये समझते हैं कि हम इस वक्त ज़मीनी खुदा बन चुके हैं और ज़मीनी खुदा बनकर हमने फैसले करने। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या मुस्तक़बिल नून जो कि हुकूमती जमात है, सरबराह जमात है, उसकी तरफ से नजर सानी की दरख्वास्त जाती है उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसी 3 रुकनी कमेटी में जिसके शाह जी भी मेंबर है, और उस कमेटी के अंदर ये राय दी जाती है कि जनाब हमने नजर सानी की दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं करना, क्योंकि जनाब छुट्टियां हैं और हमने छुट्टियां मनाने अमेरिका जाना है और अमेरिका जाकर हमने न्यूयॉर्क सिटी बार के अंदर खिताब करना है। और किसी ने कहा जनाब मैंने स्पेन जाना है, किसी ने कहा मैं कराची जा रहा, किसी ने कहा जनाब मैंने बच्चों से मिलने इंग्लैंड जाना है, तो सब के सब जनाब छुट्टियां मनाने चले गए। लेकिन इस दरख्वास्त के बारे में फैसला हुआ कि 9 सितंबर को अदालती छुट्टियां इख्तिताम पजीर होंगी और नए अदालती साल का आगाज़ होगा और नए अदालती साल के ऊपर तफसीली फैसला जारी करने के बाद इस नजर सानी की दरख्वास्त को सुना जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन के पास चूँकि आखिरी दिन था 23 जुलाई और उसके बाद उनकी तरफ से कोई ना कोई फैसला आना था, तो फिर इलेक्शन कमीशन का कल होता है एक अहम तरीन इजलास और उस इजलास में इस बात का फैसला किया जाता है कि जनाब हमारे पास तो आइन के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जिसके तहत हम घड़ी की सुइयों को पीछे ले जाएं और किसी भी रुकन की तरफ से अगर इस बात का डिक्लेरेशन जमा कराया जाए पहले कि जनाब मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा रहा हूं और फिर उसी की तरफ से ये डिक्लेरेशन आ जाए कि जनाब मैंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने की गलती कर दी है, लिहाजा मुझे अब वापस जाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और उसके लिए मुझे कोई रास्ता दें, तो जनाब शाह जी आप तो रास्ता दे सकते हैं, हमारे पास इस बात की कोई गुंजाइश नहीं, लिहाजा
یہ 41 جنازے بھی آپ ہی نے اٹھانے ہیں بشمول آئین کا، اور لہٰذا آئین کے جنازے کے یہ جو 41 شرکا ہیں اس کو جناب ہی نے لحد میں اتارنا ہے، لہٰذا جناب ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جس موقع پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر آئین قانون کا جس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے اوپر تو خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب بھی زبان کھولنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کی طرف سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ پائے اپنے ضمیر پہ جڑا نا کاٹھی پا کے رکھو، اپنے ضمیر کو قابو میں رکھیں، کیونکہ یہ بہت آوارہ ہو گیا ہے، دائیں بائیں گھومتا جا رہا ہے، لہٰذا اس ضمیر کو جب تک آپ آئین اور قانون کے پٹے سے باندھ کے رکھیں گے تبھی تک یہ آپ کے قابو میں رہے گا، کیونکہ ضمیر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر بھی منہ مارے، وہ جناب قانون کو بھی جناب اس کے اوپر جو ہے وہ ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو جائے، اور ضمیر کے پاس اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ جج کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کو ضمیر کے مطابق نہیں، اس کو آئین اور قانون کے مطابق بھی کرنا ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ ضمیر اس سے مطمئن ہوگا۔ ضمیر یہ نہیں ہے کہ ضمیر کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چھت پر چڑھانے کے لیے، ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے آئین اور قانون کی بلی چڑھا دی جائے، اس طرح کا کام نہیں۔ اور خاص طور پر ان کے یہ ریمارکس اس موقع پر اس وجہ سے بھی اہمیت کے حامل ہیں کہ کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی دو ضمیر ساز جو ہیں یا دو اور بلیک بمبل بیز وہ سامنے آئے، اور ان کی طرف سے بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال سامنے آئی، کیونکہ اگر آپ قواعد دیکھیں یا ایک عام آدمی جس کے خلاف کوئی پنجاب پولیس ایف آئی آر درج کر لیتی ہے یا ایف آئی آر کسی اور واقعے میں درج ہوتی ہے، اس کا ایف آئی آر میں نام صرف آ جاتا ہے کہ جناب میں فلاں بندے کی موٹر سائیکل پر سوار ہو کے گیا تھا، تو پولیس والے جناب اس کو اٹھانے آ جاتے ہیں، اور بندہ اس کے پوچھتا ہے جناب میرا قصور کی ہے، وہ کہتے ہیں جناب تہاڈا ایف آئی آر سے نہ ہے لہذا بہ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد وہ بندہ جس کا نام خام خواہی ایف آئی آر میں آ جاتا ہے یا وغیرہ کے اندر اس کو شامل کر لیا جاتا ہے، تو وغیرہ کے اندر پولیس کے پاس سکوپ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جناب اس سے اپنی دہڑی بھی لگاتے ہیں، اس کے بعد جناب اس کو مجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش کر دیتے ہیں، اور مجسٹریٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ضمیر سے رجوع کرے، کیونکہ اس پاس فائلوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، اور اس کا منشی آ کے اس کو کان میں بتاتا ہے کہ جناب تہاڈی مہربانی ہے ضمانت لے لو، تو اس کی ضمانت لے لی جاتی ہے۔ اگر منشی کان میں آ کر اس بات کا ذکر نہیں کرتا تو جناب اس کی تاریخ چل جاتی ہے، اور پھر تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، ایک ایسا جو ہے نا وہ چکر ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد تو لوگ انصاف کے لیے مر جاتے ہیں، ان کے کیس نہیں لگتے۔ لیکن یہاں پر جو سچویشن ہے وہ اور زیادہ دلچسپ ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان کے 12 مقدمات میں جو جسمانی ریمانڈ دیا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج صاحب نے، اس ریمانڈ کے فیصلے کو اس لاہور ہائی کورٹ نے ضمیر کی آواز کے اوپر کالا دم قرار دے دیا ہے، اور سوال یہ پوچھا گیا ہے پروسیکیوٹر سے کہ اگر درخواست گزار یعنی عمران خان نے احتجاج کی کال دی تو یہ جرم کیسے ہو گیا؟ جرم اس صورت میں ہوتا جب عمران خان خود لیڈ کر رہا ہوتا، اور عمران خان کی قیادت کے اندر جلوس جو ہے وہ وہاں پر آتا، اور جلوس عمران خان کی سربراہی کے اندر کور کمانڈر ہاؤس میں گھستا۔ عمران خان سب سے پہلے جناب آگ کی تیلی لگاتے، پٹرول کی بوتل نکالتے، اور وہ جناب کور کمانڈر ہاؤس کے اندر چھڑکاؤ کرتے، پھر کسی سے ماچس کی ڈبیا لیتے، اس میں سے تیلی جلاتے، پٹرول پر پھینکتے، اور تمام لوگ پھر اس صورتحال پر عمل کرتے۔ تب عمران خان مجرم تھا، اور یہ ایک ایسی تشریح ہے ضابطۂ فوجداری کی جس کا عام پاکستانی پر کسی طرح کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو ان ملزموں کو بھی سزائے موت ہو گئی جن کے بارے میں یہ الزام تھا کہ جناب انہوں نے کسی بندے کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو مروانا ہے، احمد رضا قصوری، ذوالفقار علی بھٹو کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اسی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ جہاں پر یہ فیصلہ ہوا، بھٹو صاحب نو پھائے لاتا سی پائنا لوکاں نے، بھٹو صاحب کو پھائے لگا دیا تھا شرمندہ ہوئے بغیر، اور آج تک اس جوڈیشل مرڈر کے بارے میں شاہ جی موصوف نے ہی فرمایا تھا کہ جناب یہ تو ایک کلوز ٹرانزیکشن ہے۔ اب ہم اس کیس کو کیسے کھول کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو فیصلہ تھا یہ غلط تھا؟ وہ کلوز ٹرانزیکشن کھولتے ہوئے موت پڑ رہی تھی، اور یہ کلوز ٹرانزیکشن کے لیے جناب راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب جب تک یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ عمران خان لیڈ کر رہا تھا،
उस वक्त तक उनको जो है ना वो सजा नहीं होगी। और जब ये बात आ जाएगी कि इमरान खान लीड कर रहा था, फिर वो कहेंगे इमरान खान पेट्रोल तो लेके नहीं आया था, पेट्रोल कहाँ से लिया गया था, किस पेट्रोल पंप से लिया गया था, उससे पता किया जाए कि जनाब ये पेट्रोल जो उसको दिया गया था वो खालिस था, माचिस जो थी ये कहाँ से थी, माचिस थी, लाइटर थी। अब इस तरह के शवाहिद अगर प्रोसिक्यूशन ने पेश करने हैं तो फिर प्रोसिक्यूशन को जज साहबों के सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि पैन साड़ी हार गई है, माफ़ कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। हद तो ये है कि जज साहब प्रोसिक्यूटर साहब से ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी आप ये बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की माजी में एक सियासी जमात ने वोट को इज्जत दो का बयानिया भी बनाया था, तो क्या वोट को इज्जत मिली? अब जज साहब अगर सियासत के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का मुकाबला कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को 9 मई पर आप लोग सजा दिलवाना चाहते हैं, जबकि वोट को इज्जत देने वाली जो बात है वो पूरी नहीं हो सकी, तो भाईजान मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये जो कोशिश कर रहे थे जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब या जस्टिस आमिर फारूक साहब कि जनाब हमने आइन का हल्फ उठाया है, हमने आइन की सरबुलंदी और कानून पर अमल दरामद करने का हल्फ उठाया, हमने ज़मीर के मुताबिक फैसले देने का हल्फ नहीं उठाया, हमने आइन को प्रोटेक्ट करने का हल्फ उठाया है, हमने आइन की खिलाफ वर्जी का हल्फ नहीं उठाया, हमने आइन की सरबुलंदी का हल्फ उठाया है, आइन को मस्ख करने का हल्फ नहीं उठाया। लेकिन क्या कह सकते हैं सर, अगर इस तरह के नाबगे रखे जाएंगे तो जनाब फिर जो है ना वो बहुत मुश्किल है। जनाब जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब कहते हैं कि इंतशार को साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। अब कैसे साबित किया जा सकता है जनाब? जज साहब की मौजूदगी के अंदर तो साबित नहीं किया जा सकता। मेरा ये ख्याल है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब या पाकिस्तान की फ़ौज को बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब को डयाला जेल से निकाल कर खुद उनके हाथ में या उनके गले में फूलों की माला डालकर उनको जनाब सुप्रीम कोर्ट के शाह साहब या लाहौर हाई कोर्ट के या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सुपुर्द कर देना चाहिए कि जनाब है ताड़ा लाडला तुसी रखो साड़ी हार गई है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस निज़ाम इंसाफ के तहत जनाब इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी फसादी को, किसी भी इंतशारी को सज़ा मिल सके, नहीं मिल सकती। तो एमी पाइनफेड लड़ने का की फ़ायदा, या तो आके जनाब आप मामलात को खुद देख लें, अदरवाइज सर भूल जाएं इस सिस्टम के तहत इमरान खान साहब को सज़ा मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान को तश्कील दिया गया था वहाँ पर इस बात को 100% इंश्योर किया गया था कि इमरान खान के लिए जो मोहब्बत है वो हर एक जगह पर मौजूद होनी चाहिए। और फिर इस मोहब्बत के सबूत हमने माजी में भी देखे हैं, हम हाल में भी देख रहे हैं, हम मुस्तकबिल में भी देखेंगे। हद तो ये है कि एक गवाह अदालत के रूबरू इस बात की तहरीरी दरख्वास्त करता है कि जनाब मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था और मुझे ऐसे लगता है कि उस पॉइंट की गलत तशरीह की जा रही है, मैं अपने बयान की वजाहत करना चाहता हूँ, मेरी गवाही को दोबारा रिकॉर्ड कर लिया जाए। जज साहब जनाब उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं तेरी गवाही नहीं लेनी काका, तू फंसा देंगे इमरान खान। अब इस सूरत हाल में जनाब पाकिस्तान का आइन तो खुद इस वक्त मजलूम है, पाकिस्तान का आइन तो इस वक्त खुद कटहरे में खड़ा है, पाकिस्तान का आइन तो खुद इस वक्त अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। पायम ज़मीर साहब बैठे अथरे हो गए हैं कि जनाब वो किसी के काबू में नहीं आ रहे। दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ज़मीर नाम की अफरियत है इस पर काबू पाने की कोई सबील आ जाए और शाह साहब जो है वो जो अपने इस इम्तहान में जो ज़मीर और आइन के दरमियान है इसमें से वो फतेह याब हो जाए और वो अपने ज़मीर को पट्टा डाल के साइड पर बांधने में कामयाब होकर आइन के अंदर से कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये जो एक क्लोज ट्रांजैक्शन है जो भुट्टो साहब के टाइम से अब तक ओपन नहीं हो सकती थी लेकिन इमरान खान के लिए होगी, उसका कोई रास्ता निकाल के हमें कोई ऐसा मौजा दिखाएं कि जनाब हम अशश कर उठें। सिर्फ यही एक तमन्ना रह गई है। बाकी अपने जगह ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।